हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कल के वीकली टेस्ट के सॉल्यूशंस को कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया था और कहाँ पे हम उसे सही कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा वीकली टेस्ट का क्या क्या आंसर्स होने वाला था और हमने कहाँ पे गलती कर दिया। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे वीकली टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग हर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। प्रेग्नेंट वुमेन है, वो अपने एंटीनेटल फर्स्ट विजिट के लिए आती है। शी हैज़ अ 2 years old सन, उसके पास ऑलरेडी पहले से 2 साल का एक बच्चा है। सन born in the 14 weeks, और वो कब पैदा हुआ है? 14 वीक्स में। A 5-year-old daughter born in the 38 weeks, उसकी 5 साल की एक बच्ची भी है जो कब born हुई थी? 38 वीक्स पे। And 7 years old twins daughters, उसके पास 7 साल की 2 ट्विंस बच्चियां भी हैं। ट्विंस डॉटर born in 32 वीक्स में वो born हुई है। 3 years ago she had a spontaneous abortion. अबॉर्शन हिस्ट्री भी हमें देखने को मिल रही है, 10 वीक्स में हो गई थी। यूजिंग अ GTPL, हमें GTPL फाइंड आउट करना है कि इसका GTPL क्या होगा। फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, कि हम इसका एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में बना सकें कि इसका अगर हम निकालेंगे कि GTPL क्या है। सबसे पहले आपको GTPL क्या है वो पता होना चाहिए कि ग्रेविडा क्या है, टर्म प्रेगनेंसीज क्या है, पैरा क्या है और हमारा अबॉर्शन क्या है, और वहीं हमारा क्या है, लाइव बर्थ क्या है। एनीवन एल्स? ग्रेविडा क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। टर्म, जिसने 37 वीक्स को क्या, आफ्टर 37 वीक्स हमें डिलीवरी देखने को मिली है। वहीं पैरा में क्या है कि हमारे पास पैरा में हमें पता होना चाहिए क्या देखने को मिलेगा। पैरा में कि फीमेल ने कितने लाइव बर्थ बेबी को जन्म दिया है, जिसका वेट एटलीस्ट 500 ग्राम एंड गेस्टेशनल 20 वीक से क्या होनी चाहिए, अबव देखने को मिलती है। अबॉर्शन, नंबर ऑफ मिसकैरेजेस, लाइव बर्थ की लाइव कितने बच्चे अभी लाइव है, जिंदा है ना। लाइव बेबीज उसके कितने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जी की, तो इन्होंने ग्रेविडा में क्या बताया है कि ये कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं। उनका एक बच्चा है जो उनका 40 वीक्स पे डिलीवरी हुई, एक हुआ 35 वीक्स पे, मतलब ये पूरे टर्म बेबी इनको देखने को मिले। 3 बच्चे नहीं, यहाँ पे ट्विंस डॉटर्स हुई हैं 35 वीक्स पे। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, और एक अबॉर्शन भी हुआ, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हमारी क्या हो गई। ग्रेविडा कितना हो गया? 5 हो गया। अगर टर्म की बात करते हैं तो टर्म में हमें कितना देखने को मिल रहा है, टर्म में हमें कितना देखने को मिल रहा है, टर्म में कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3, 3 तो हमारे सामने ही है। 3 नहीं, हमें कितना देखने को मिलेगा, टर्म बेबी हमें कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टोटल टर्म बेबी कितना देखने को मिलेंगे। ये देखिए, टोटल हमारे पास जो टर्म बेबी है वो हमारे पास सिर्फ 2 है, क्योंकि ये जो हुआ है ये हमारा बिफोर 37 वीक्स हो गया है। बिफोर 37 वीक्स इसकी डिलीवरी हो गई है, तो ये टर्म में काउंट नहीं होगा। टर्म में क्या, एक जो बच्चा हुआ है उसको 40 वीक्स पे और एक 30, तो मतलब हमारा G5, वहीं हमें क्या देखने को मिला, टर्म पे कितने थे हमारे पास, 2। अब क्या, P,
इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, कितना, मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, पैरा में हमें कितना देखने को मिल रहा है, पैरा में ये है ना 500 ग्राम से ज़्यादा और 20 वीक्स, तो वैसा हमें सिर्फ एक बार ही देखने को मिला है। उसके बाद अबॉर्शन की हिस्ट्री हमने लिया, उसने बोला 10 वीक पे उसका एक अबॉर्शन था, और लाइव बर्थ उसके पास कितने हैं, लाइव बर्थ टोटल एक ही बच्चा है, एक ये है 2, और 2 डॉटर्स उसके पास ये है, तो उसके पास लाइव 4 बर्थ है। तो इसका आपने अगर GTPL निकाला तो इसका GTPL आएगा दिस 165T2P1 एंड A1L4। थोड़ा सा आपको कभी पैरा कहीं पैरिटी आपको देखने को मिलेगा, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसे अगर आप आराम से देखेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिसेस पूनम वॉज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिलीवर्ड अ लाइव बेबी 35 वीक्स। क्या पूनम ने फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने क्या किया, उनको 35 वीक्स मतलब प्रीटर्म एक बेबी बॉर्न हुआ। व्हेन शी चाइल्ड बिकम्स 3 ईयर ओल्ड शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन, लेकिन जब उसका बच्चा 3 साल का था तो उन्होंने क्या किया, फिर से कंसीव किया, बट हैड मिसकैरेज 12 वीक्स, लेकिन 12 वीक्स का एक मिसकैरेज देखने को मिला। अबॉर्शन हिस्ट्री यहाँ देखने को मिल रही है। देन अ फ्यू मंथ्स लेटर, थोड़े महीनों के बाद, शी बिकम प्रेग्नेंट अगेन, फिर से उन्होंने कंसीव किया एंड गेव बर्थ 39 वीक्स। 39 वीक्स में एक और बच्चे को जन्म दिया। व्हाट इज द ऑब्स्टैटिकल स्कोर मिसेस पूनम यूजिंग GTPL की बात पूछ रहे हैं कि अगर आपको GTPL निकालना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले पूनम ग्रेविडा की अगर हम बात करें, उन्होंने 2 तो उनके लाइव एक मिसकैरेज हुआ, तो मतलब टोटल जी हमें कितना देखने को मिलेगा, 3 G3 देखने को मिला। उसके बाद उसके पास टर्म बेबी कितने थे, 1 और 2 टर्म बेबी कितने हैं, एक तो टर्म बेबी, ये भी प्री टर्म बेबी हुआ है उसको, है ना, तो टर्म बेबी हमें कितने देखने को मिलेंगे, 35 वीक में हुआ, फिर 3 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट हुई, मिसकैरेज हो गया, देन तो हमें टर्म बेबी तो एक ही दिखाई दे रहा है जो उसने 39 वीक्स में बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम पैरिटी की बात करते हैं तो हमें कितना लाइव बर्थ कितने हैं उसके पास, पैरिटी हमें यहाँ पे 0, क्योंकि हमें इस तरीके का कोई नहीं दिख रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अबॉर्शन की, तो सीधी सी बात है 12 महीने में उसका एक अबॉर्शन भी हुआ है। और फिर लाइव बर्थ उसके पास कितने हैं, एक तो ये है 35 वीक्स का और एक पूरा टर्म बेबी था, मतलब लाइव 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या देखने को मिलेगा, इसका सही आंसर हमें देखने को मिलेगा G3 T1 P1 और A1 और L2, मतलब हमें ये देखने को मिलेगा इसमें कि इसका जो अगर हमने इसका GTPL स्कोर निकाला तो GTPL स्कोर के अकॉर्डिंग जो G3 देखने को मिलेगा, मतलब ग्रेविडा 3 टाइम्स वो प्रेग्नेंट हुई, उसने टर्म बेबी है, एक प्री टर्म बेबी है, और क्योंकि 12 वीक से ज़्यादा हो गया ना, वेट 500 ग्राम देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेसिटिन स्पंजियोमाइसिन रेशियो इज रिलाइव्ड इंक्रीज्ड फॉर, है ना, लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन रेशियो की बात किया है इसमें इन्होंने कि लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन रेशियो इज द रिलायबल इंक्रीज्ड फॉर, किसके लिए होता है, जेंडर ऑफ फीटस, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या फिर फीटल मैच्योरिटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो लेसिटिन एंड स्पंजियोमाइसिन रेशियो हमें कब देखने को मिलता है,
लेसिटिन एंड स्पंजियोमाइसिन रेशियो हमें क्या दिखाता है? लंग्स मैच्योरिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? लंग्स मैच्योरिटी को शो करता है कि लंग्स मैच्योरिटी किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, कि लंग्स मैच्योरिटी क्या है? अ रेशियो ऑफ द लेसिटिन स्पंजियोमाइसिन एमनिटिक फ्लूइड विच यूज्ड असिस्ट फीटल लंग्स मैच्योरिटी, है ना। ये कैसे? स्पंजियोमाइसिन जो होता है इन एमनियोटिक फ्लूइड, it will show maturity of lungs. maturity of lungs हमें दिखाता है कि लंग्स कितने मैच्योर है, मेच्योरिटी ऑफ लंग्स क्या है ना। लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन का रेशियो हमें क्या दिखाता है कि उसकी जो लंग्स मैच्योरिटी है वो किस तरीके से है। बेसिकली जो प्रीटर्म बेबी होते हैं और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, until about the 34 weeks of gestation the lungs produce, है ना। जब 34 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, हाउ मच? 34 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, तब लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन का क्या प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना। अगर इसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो फीटल के लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है? फीटल और क्या क्या देखने को मिल सकता है? लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन। लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन में जब हमें पता चला कि इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ, जो हमें बेसिकली लेसिटिन और स्पंजियोमाइसिन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है, जो कि लंग्स मैच्योरिटी रेशियो बिलो इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज इन अ फीटस। इसका जो रेशियो देखने को मिलता है वो 2:1 होता है। अगर इससे लेस देखने को मिलेगा तो हाइलिन probabilities will increased, है ना। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला? इन्होंने ये पूछा है रिलायबल इंक्रीज फॉर किसके लिए है? जेंडर ऑफ फीटस, अनकंजेनाइटल हार्ट डिसीज, फीटल मैच्योरिटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, दैट इज अ फीटल मैच्योरिटी, जो कि फीटल लंग्स मैच्योरिटी को शो करते हैं लेसिटिन एंड स्पंजियोमाइसिन, जिसका रेशियो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलिगेट ओवम मीन्स, वेलिगेटेड ओवम का मतलब क्या होता है? ओवम विद द एम्ब्रियो, ovum with the embryo or ovum with the without embryo, ovum in the lower part of uterus और ectopic pregnancy। क्या मतलब है विलाइटेड ओवम का? मतलब जिसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो विलाइटेड ओवम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज रहती है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज रहती है हार्ट कंजेनाइटल डिसीज की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? एन एम्ब्रियोनिक
ओवम रहता है जो क्या होता है, यूट्रस वॉल से आफ्टर fertilization it will implant to the uterus wall and attached with the uterine wall, but do not grow. But do not grow. ये यूट्रस के अपर यूट्राइन सेगमेंट में जाके इम्प्लांट तो होता है, लेकिन यहाँ से ये ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ओवम विद द एम्ब्रियो, ओवम विदाउट एम्ब्रियो, ओवम इन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्राइन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ओवम विदाउट एम्ब्रियो। ओवम तो है, फर्टिलाइज्ड ओवम हमें मिला तो है, लेकिन वो हमें कैसा मिला है, फर्टिलाइज्ड ओवम है तो हमारे पास, लेकिन हमें कैसा मिला है, फर्टिलाइज्ड ओवम कैसा देखने को मिला है, फर्टिलाइज्ड ओवम विदाउट एम्ब्रियो, जहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है। अगर एम्ब्रियो होता तो फिर उसकी ग्रोथ होती, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो एब्सेंट है, इसीलिए उसकी ग्रोथ रुक गई है, स्टक हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ग्रेविडा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ग्रेविडा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविडा मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है। नंबर ऑफ फुल टाइम अ फीमेल हैज डिलीवर्ड, या उसने कितनी बार डिलीवर्ड किया है बेबी को। नंबर ऑफ लाइव बर्थ उसके पास कितने थे, या नंबर ऑफ प्री टर्म प्रेगनेंसीज अ फीमेल हैज, उसके पास प्री टर्म प्रेगनेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने हमसे क्या पूछा है, ग्रेविडा के बारे में पूछा है। ग्रेविडा क्या है, हाउ मैनी टाइम शी इज कंसीव्ड, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है ना। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट। कि अबॉर्शन, लाइव बर्थ, टर्म, प्री टर्म, पैरिटी मैटर नहीं करता, लेकिन हमें क्या चाहिए कि कितने टाइम शी इज कंसीव्ड, उसने कितने टाइम फर्टिलाइज किया है और फर्टिलाइज्ड ओवम जाके यूटेरस में इम्प्लांट हुआ है, दैट नंबर वी रिक्वायर्ड। सो हियर हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ times has been pregnant. नेक्स्ट है हमारा a woman who pregnant for first time call। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपैरा, प्राइमरी पैरा, नली पैरा और प्राइमरी ग्रेविडा। तो क्या बोलेंगे, नंबर अ वुमेन हु प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर कि उन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे। अगर यही हम मल्टीपैरा बोले तो मतलब मल्टीपैरा, मोर देन वन टाइम, एक टाइम से अगर ज़्यादा है तो वो मल्टीपैरा में ही काउंट होगा। 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स कितने भी हो, लेकिन वो मल्टी में ही काउंट होगा। प्राइमरी ग्रेविडा अ वुमन हु हैज़ फर्स्ट टाइम कॉल, मतलब
ग्रेविडा बोल रहे थे अभी तक, जितनी भी कंसीव प्रेगनेंसी हो रही थी हम उसको ग्रेविडा बोल रहे थे, है ना, ग्रेविडा बोल रहे थे, क्योंकि वो कहाँ जाके यूट्रस तक पहुंच रही थी, फैलोपियन ट्यूब से जाके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो रही थी, तो हम उसे बोल रहे थे ग्रेविडा, मतलब एक ग्रेविटी में जाके इम्प्लांट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम है नल्ली, मतलब अभी तक नो प्रेगनेंसी, कोई प्रेगनेंसी ही अभी नहीं हुई है, उनने कोई प्रेगनेंसी कभी भी कोई कंसीव किया ही नहीं है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब अभी उन्होंने क्या है, अ वुमन हु हैज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वुमन हु डिलीवर्स ट्विंस इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, बेबी उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ट्विंस बेबी को जन्म दिया, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, अ वुमन हु डिलीवर्ड ट्विंस इन हर प्रेगनेंसी, ट्विंस बेबी को जन्म जरूर दिया है लेकिन है तो उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया, वहां पे क्लियरली दिख रहा है, अ वुमन हु डिलीवर्ड ट्विंस बेबी को डिलीवर्ड किया, फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी। इसमें जस्ट एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन उसने कंसीव तो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही किया है ना, तो लेकिन उसके भले उस प्रेगनेंसी में उससे 2 बच्चे एक साथ हुए, लेकिन ग्रेविडा 1 पैरा 1, ग्रेविडा 2 पैरा 1, ग्रेविडा 1 पैरा 2 और नॉन ऑफ द अबव। तो क्या देखने को मिलेगा इससे हमें, ग्रेविडा तो हमारा 1 है और पैरा भी 1 ही रहेगा, भले अगर इसमें एक और चीज होती एंड आपसे लाइव बर्थ पूछे जाते ना, एंड लाइव बर्थ, दैट टाइम वी आर पुट ऑन दैट 2 बेबीज कैसे है उसके पास लाइव बर्थ है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविडा 1 और पैरा भी 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ वुमन हु हैज गिवन बर्थ 5 टाइम्स और मोर इज कॉल्ड, 5 टाइम्स और मोर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, अ वुमन हु हैज गिवन बर्थ 5 टाइम्स, उसने 5 टाइम बच्चे को जन्म दे दिया है, और मोर इज कॉल्ड, प्राइमरी ग्रेविडा तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा में तो क्या कर रहे थे, 1 टाइम की बात कर रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम की बात कर रहे थे। नल्ली का मतलब ही है नो, कोई प्रेगनेंसी नहीं है उनको। ग्रांड मल्टीपैरा और मल्टीपैरा, ग्रांड मल्टीपैरा क्या कोई सेलिब्रेशन थोड़ा है, ग्रांड मल्टीपैरा, सो इसको एग्जैक्टली ग्रांड मल्टीपैरा बोलते हैं, जहां पे मल्टीपैरा की अगर डेफिनेशन बताते हैं, फर्स्ट टू 4 प्रेगनेंसीज अगर हुई हैं वो मल्टीपैरा में होंगी, देन मोर देन 4 से अगर मोर देन दिख रही है तो वो ग्रांड मल्टीपैरा में इंक्लूड होंगे, इट विल कॉल्ड ग्रांड मल्टीपैरा। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ग्रांड कोई फंक्शन थोड़ना है, लेकिन अगर 5 टाइम्स और मोर बोल रहे हैं ना, वो 5 टाइम्स से भी ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसके बाद ये किस पे आ जाएगा, ग्रांड मल्टीपैरा की इतने टाइम्स उनको प्रेगनेंसी हो गई है, दैट इज कॉल्ड ग्रांड मल्टीपैरा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पैरा इज डिफाइंड एज, पैरा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, born from बिगिनिंग ऑफ 38 to 42 वीक्स। अगर पैरा की आपको डेफिनेशन देनी है तो आप पैरा की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे पैरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमने पैरा में हम वाइबिलिटी पीरियड देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी गॉन बियॉन्ड
पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मतलब जिंदा है, जिसमें नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, जैसे उस आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि उसने एक लाइव बर्थ था उसका, और बाकी 32 पे उसकी एक और डिलीवरी हुई थी, है ना, फिर एक मिसकैरेज हुआ था। तो उसके पास जो वाइबिलिटी पीरियड है, मतलब पास्ट में भी अगर आप देखते हैं तो उसके पास्ट में भी अगर हम देखते हैं तो उसके पास एक लाइव बर्थ एट प्रेजेंट था पास्ट में, पैरा, है ना। तो उसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी गोना बियॉन्ड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। नेक्स्ट, एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा इज डिफाइंड एज, एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है क्या? फर्स्ट, वुमन हैव देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी बिलो द एज ऑफ 25, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है जिसे हम एल्डरली ग्रेविडा बोल रहे हैं, जो कब है, 35 वीक्स में हुई है, 35 ईयर की जब वो थी तब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। वुमेन हैविंग प्रेगनेंसी अबाउट एज ऑफ 30, वुमेन हैविंग देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी बिलो द एज 18 में तो लीगली शादी भी नहीं कर सकते आजकल, 21 दोनों को हो गया, मेल एंड फीमेल दोनों का जो मैरिज एज है दैट इज 21 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। तो ये तो ऑप्शन ही हट गया, गलत थोड़ा ना आपसे पूछने वाले हैं। वुमन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी अबाउट द एज ऑफ 35, कि 35 के बाद आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है। अगर 35 के बाद होगी तो मदर हाई रिस्क में चली जाएगी ना, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा के बारे में हमसे पूछा है कि एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा कब है। तो एल्डरली मतलब एल्डरली हमें देखने को मिलेगा जब वुमन 35 ईयर की एज को क्रॉस करने के बाद वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी, दैट इज कॉल्ड एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, दैट इज कॉल्ड एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। अगर वन वर्ड में इससे एज पूछते हैं दैट इज 35 ईयर ऑफ एज हमें देखने को मिलेगी, जिसमें हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करिए, सबसे अच्छी बात। एलिमिनेशन पैटर्न लगाइए, अपनी ट्रिक्स लगाइए, वही आपको कॉन्शियस, जितने आप कॉन्शियस रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतने अच्छे से आप पेपर को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A female who has given birth to one viable child is termed as, फीमेल ने एक लाइव वाइबल बच्चे को जन्म दिया है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैरा, मल्टी पैरा, नली पैरा या प्राइमरी ग्रेविडा? क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैरा। लाइव बर्थ है, वाइबिलिटी की बात करती, जहां वाइबल बर्ड आ गया वो पैरा में चला गया, तो हम इसको किस में रखेंगे? फर्स्ट है प्राइमरी, लाइव है, बाइबल है, दैट इज, वहीं ये बाइबल को एक्सक्लूड कर देते हैं, वहीं हम क्या करते हैं, इस बाइबल को क्या करते हैं, बाइबल को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाइबल हमें दिखता ही नहीं, बाइबल हट जाता तो हमारे पास आ जाता है प्राइमरी ग्रेविडा। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें विजुलाइज है, उसने बाइबल के बारे में हमसे पूछा है, तो बाइबल हमेशा किस में आएगा? प्राइमरी पैरा में आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज डिलेट्रियस अफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ इज कॉल्ड। मतलब उन्होंने क्या बोला, सीवियर टाइप कौन सा है वॉमिटिंग का? वॉमिटिंग एक्सेस हो रही है, कब देखने को मिलती है?
प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यू टू एससीजी हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एससीजी जिसकी वजह से हमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग हो रही है, नॉट टू 4 to 5 टाइम्स, मोर देन 4 to 5 टाइम्स। डिलेरियस अफेक्ट ऑफ मदर हेल्थ इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, मॉर्निंग सिकनेस बोला जाएगा, एम्बिसिस ग्रेविडरम बोला जाएगा, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम बोला जाएगा, और आपको कोरिया ग्रेविडरम बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग सिकनेस होती है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग मतलब नॉजिएटेड फील हो रहा है। उसके बाद एम्बिसिस ग्रेविडरम, लेकिन यहाँ पे सीवियर है ना, तो क्या फॉर्म यूज करोगे आप, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम। हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम यूजुअली हमें देखने को मिलता है जब वॉमिटिंग एक्सेस होती है, सीवियर फॉर्म में होती है, तब वहां पे हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम। फूड क्रेविंग होती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, लिथार्जी फील होता है या मॉर्निंग सिकनेस फील होती है। विदाउट एनी डिले हमें क्या देखने को मिलती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने को मिलती है हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम में, जिसमें वेट जो बेसिकली हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, जिसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ड्यू टू वॉमिटिंग वेट भी डिक्रीज देखने को मिलता है। टोटल प्रेगनेंसी जहां पूरा 11 kg वेट गेन करती है, लेकिन अगर हम इसे ट्राइमेस्टर में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट kg 1 kg और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 to 5 kg और हेयर ऑल्सो 5 to 6 kg वेट गेन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस। सो हाइपर क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम में देखने को मिलेगी। हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने है, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम स्टार्ट कब से देखने को मिलता है, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम जिसमें 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 22 वीक्स और 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एससीजी हार्मोन की वजह से वॉमिटिंग देखने को मिलती है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमें वॉमिटिंग तो देख रही है, लेकिन वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो वॉमिटिंग कम होने लग जाती है, क्योंकि एससीजी हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तक आते आते एससीजी बिल्कुल लो हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी अगर क्या है, वॉमिटिंग कंटिन्यू है, तो उसमें क्या है, वो किसमें कि इसको क्या है, दिस इज अ हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द
कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम इज, इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन है हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम का? इंक्रीज वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, कॉर्सकोफ साइकोसिस या फिर लो बीपी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन पूछा है किसका? हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम का, जिसमें आपको दिखेगा क्या? वॉमिटिंग, और आप चले जाएंगे वॉमिटिंग के साथ। क्या वो सही है? क्या वॉमिटिंग के साथ आपको यहाँ पे जाना है? जाना है। ये एक आपका न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम, जिसमें वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कॉर्सकोफ साइकोसिस देखने को मिलता है, जिसमें हमारे स्ट्रेस अल्सर्स वगैरह स्टमक में आपको देखने को मिलेंगे, हेपाटिक फेलियर, कन्वर्जन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, और बाकी के जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या है? हमारा एक ऑर्डर है जहां पे हमें स्ट्रेस की वजह से क्या देखने को मिलेंगे? अल्सर्स देखने को मिलेंगे। और आपको क्या देखने को मिलेगा? अल्सर्स देखने को मिलेंगे। आपको कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। वही ये सारे क्या है? दिस इज अ, हम लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द अदर ऑप्शन नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, दिस इज अ साइन। ये क्या है? साइन है, ना कि कॉम्प्लिकेशन। तो आपको सबसे अलग क्या दिख रहा है? कॉर्सकोफ साइकोसिस इसका सही आंसर है। चलिए, कॉर्सकोफ के बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें देखने को क्या मिलेगा? नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। इनमें से सारे फैक्टर्स हैं किसी एक को छोड़कर। फैमिली हिस्ट्री है आपका, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, या फिर मल्टी ग्रेविडा वुमेन है। मल्टी ग्रेविडा वुमेन है। तो हमें क्या सही आंसर में देखने को मिलेगा? सही आंसर में क्या देखने को मिलेगा? क्या क्या है इसमें से? कोई एक नहीं है। हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, मल्टी ग्रेविडा वुमेन है, या फिर देखिए सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री से कोरिलेट कर सकते हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ होगा या फिर मोलर प्रेगनेंसी, लेकिन किसी एक को छोड़कर वो क्या है? हमारा मल्टी ग्रेविडा वुमेन। मल्टी ग्रेविडा में ऐसा कुछ नहीं है कि हाइपर एम्बिसिस रिस्क फैक्टर ग्रेविडा इन द प्रेगनेंसी, कि इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या? हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम। नेक्स्ट है हमारा the most difficult time to control diabetes during maternity cycle is, the most difficult time of control diabetes, इनमें से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए? मैटरनिटी साइकिल इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी और परपीरियम। अब परपीरियम क्या है? परपीरियम क्या है? परपीरियम वो फेज है जिसमें होल प्रेगनेंसी में हमने 11 किलो वजन गेन किया होता है, जिसमें से हमारी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं उनका
revert back in previous condition, उसको ही क्या बोलते हैं, और वो कितने टाइम ड्यूरेशन में होता है, 6 वीक्स, और वी कैन से 1.5 मंथ, है ना, 1.5 मंथ, और वी कैन से 6 वीक में देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड परपीरियम। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। सो इसमें इन्होंने लेकिन हमसे पूछा है कि डायबिटीज को हम कब कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, या डिलीवरी हो गई तब करना है। अगर मैंने फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्शन नहीं लिया तो डिलीवरी में तो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम कब कर सकते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या आंसर दिया था, यस, हमेशा हमने सोचा फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल, सबसे ज़्यादा इन दोनों के टाइम पे हमने कंट्रोल करके चला, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं देखने को मिलता लेबर एंड डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि अगर उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, मदर हाइपोग्लाइसेमिक हो गई, है ना, शुगर लेवल सबसे ज़्यादा बड़ा आ रहा था, लेकिन सडन ऑफ उसकी हाइपोग्लाइसेमिक हो गई ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फ्लूइड पीपीएच में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकती है। इससे हमें उसको क्या करना है, प्रिवेंट करके चलना है, उसको क्या उस टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलता है। Maternity nurse should screen for diabetes mellitus in pregnancy at. A maternity nurse should screen for diabetes mellitus in pregnancy at. क्या बोल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है शुड स्क्रीन फॉर डायबिटीज के लिए वो जा रही है। सो प्रेगनेंसी एट कितना, 6 to 7 वीक्स में, 18 to 20 वीक्स में, 24 to 26, 30, 28 वीक्स में, या फिर लास्ट है हमारा 28 to 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमें कब देखने को मिलेगा, कब उसको जाना चाहिए डायबिटिक मेलाइटस इन अ प्रेगनेंसी। सो दैट इज 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जब हमें पता मैटरनिटी नर्स शुड स्क्रीन उसको कराना है कि एग्जैक्ट शुगर लेवल कितना है फीमेल का। और ऐसे अगर डायबिटीज़ की कंडीशन में है, आपको पता है कि ये बच्चा कैसा होगा, मैक्रोसोमिक बेबी आपको देखने को मिलेगा, जिसके सेल्स भी बड़े बड़े होंगे, जो आफ्टर डिलीवरी हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र करेगा, क्योंकि मदर के वूम में बहुत सारा ग्लूकोज खाने को मिला। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ, मदर से उसका कनेक्शन भी कट हुआ, मतलब उसको अब खुद से काम करके खाना पड़ेगा, है ना, लंग्स एक्सपांड होंगे खुद से। तो जहाँ पे मदर के पास था बहुत सारा ग्लूकोज भर के मिल रहा था, लेकिन जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुई तो ग्लूकोज का सप्लाई भी कट हो गया। तो यहाँ पे बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक से सफ़र करेगा। और अगर आपको ये डिटेल में चाहिए, मैंने आपको जॉइंडिस में जहाँ पे आपके कॉजेस पढ़ाए थे, वहाँ पे इसको बहुत ब्रीफली पढ़ाया है। CHN की क्लास में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास में, जो आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पे जाना है, GDC नर्सिंग डालना है, और वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो देर मत कीजिए, जाइए जल्दी सी। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
A primary long-term goal for the pregnant client with diabetes mellitus is to प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस, मिनिमाइज डाइटरी फ्लक्चुएशन की ब्लड शुगर लेवल स्टेबल, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखना है, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन गिवन, इंसुलिन दे सकते हो, या डिलीवर एन ऑप्टिमली हेल्दी बेबी, या कोई बात नहीं डिलीवर कर सकता है हेल्दी ऑप्टिमल बेबी नहीं। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो हमारा जो शुगर लेवल है उसको आपको स्टेबल रखना है, नहीं तो बेबी और मदर दोनों को ही खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन इज देयर, आपसे एग्जामिनर वन लाइनर में भी इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रग ऑफ चॉइस आपको क्या देखने को मिलेगी डायबिटीज मेलाइटस में। फर्स्ट है क्या है, फर्स्ट आपका ट्रोग्लाइजोन, ग्लिपिजेड, मेटाफॉर्मिन, इंसुलिन। सो ड्रग इंसुलिन आपका ड्रग नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म है, ये क्या है आपका ड्रग नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म है ना। तो हम क्या देंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस आपका क्या रहेगा, कौन सी ड्रग का क्या हम देखने को मिलेगा, इसलिए हम हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म सडन ऑफ, सडनली क्या करेगा ग्लूकोज का मेंटेन कर सकता है, तो वी विल प्रेफर सडन एक्शन, क्योंकि हमारे पास मदर एज वेल एज फीटस हमें दोनों को ही सेफ रखना है, तो हम सडन इंजेक्टेबल फॉर्म में इंसुलिन को प्रेफर करेंगे। आप भी ऐसे ही इंसुलिन को स्किप करने वाले थे ना, लेकिन ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा potential women for gestational diabetes mellitus are the following except having previous birth for overweight baby, presence of polyhydramnios, obesity, age less than 30 years. So उन्होंने क्या पूछा है आपसे, potential women for gestational except में आंसर आपको देना है कि एक्सेप्शनल आपको क्या देखने को मिलेगा। सो क्या देखने को मिलेगा, हैविंग प्रीवियस बर्थ ऑफ द ओवरवेट बेबी। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है तो ओवरवेट बेबी होगा, अभी बताया ना, होगा ही होगा। अगर पहले भी उनको गेस्टेशनल और कुछ लोगों को शुगर पहले से नहीं होती आफ्टर कंसीविंग, इसीलिए उस डायबिटीज़ को बोला जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, की पहले नहीं थी, जब उन्होंने कंसीव किया उसके दौरान ही उनको डायबिटीज़ देखने को मिला। प्रेजेंस ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनस, यस पॉलीहाइड्रोमिनस, जिसमें पॉलीहाइड्रोमिनस वो कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो कैसा रहता है, मोर देन 2000 देखने को मिलता है, तो उसे पॉलीहाइड्रोमिनस बोला जाता है। ओबेसिटी में जहाँ पे वेट हमें नॉर्मल अकॉर्डिंग टू BMI हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हैं। और ये ऑलरेडी कैलकुलेट मैं प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से BMI पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि BMI को कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग प्रॉब्लम डज नॉट टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। क्या प्रॉब्लम डज नॉट टिपिकली रिजल्ट,
जिसमें अनकंट्रोल गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट है हमारा मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, फीटल डिमिनिश्ड इनसफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड या फिर मैटरनल हाइपरटेंशन। क्या हमें देखने को मिलेगा इसमें? तो हमें देखने को मिलेगा क्या? इनसफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें अनकंट्रोल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है हमारा इफ मदर इज डायबिटिक, अगर मदर डायबिटिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इफेक्ट्स में प्रोड्यूस ऑन फीटल ग्रोथ। अगर मदर आपकी कैसी है, डायबिटिक है, तो आपको क्या इफेक्ट्स में प्रोडक्ट्स ऑन फीटल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, स्टिल बर्थ देखने को मिलेगी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी देखने को मिलेगी, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? जब डायबिटिक मेलाइटस, जो कि इतने सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमें डायबिटिस मेलाइटस में ये तीनों पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मैटरनल कीटोएसिडोसिस इज ड्यू टू deficient intake of congenital abnormality, stillbirth of baby, complications delivery या फिर all of the above। मैटरनल कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है, पीएच जहाँ पे क्या है हमारा कम है, तो वहाँ पे हमें किस तरीके की कंडीशन फेस करनी होगी? क्या होगा इसका सही आंसर? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, स्टिल बर्थ देखने को मिल सकता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है, तो हमें ऑल ऑफ द अबव। अगर कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है जहाँ पे आपका पीएच कम देखने को मिल रहा है, एसिडोसिस है जहाँ पे आपका O2 का लेवल ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, स्टिल बर्थ, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, दोनों ही देखने को, ये तीनों ही पॉइंट्स सही हैं। नेक्स्ट है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर फॉर अननोन etiology characterized by hypertension 140 to 90 mm of Hg or above with proteinuria after 20 week of pregnancy is called। यहाँ पे आपको एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया के बारे में बताया है, जहाँ पे फीमेल का बीपी भी बढ़ा हुआ है और प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20 वीक्स, उसको प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम दिख रही है, वो भी 20 वीक्स के बाद ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन और विद प्रेगनेंसी। तो क्या हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे? प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है क्या? बीपी एंड प्रोटीन यूरिया की कंडीशन, है ना? प्रोटीन यूरिया है और एक्लेम्शिया में बीपी, प्रोटीन यूरिया प्लस सीजर्स। इसमें हमारे पास बीपी के साथ प्रोटीन यूरिया प्लस सीजर्स हैं, तो वो हमारा एक्लेम्प्टिक कंडीशन में इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इन्होंने क्या बताया है? बीपी बता दिया और प्रोटीन यूरिया बता दिया, तो हमने भी बता दिया इट विल अंडर इन अ प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द
below is true with the regard of pregnancy in induced hypertension. induced hypertension बोल रहे हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विजुअल डिसबैलेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, proteinuria is always usually present, it is also called the gestational hypertension, there is raised BP before 22 weeks of gestation. उन्होंने क्या पूछा है आपसे? हाइपरटेंशन है, उसको उन्होंने बिलो ट्रू रिगार्डिंग प्रेगनेंसी इन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उसे क्या बोल रहे हैं? जेस्टेशनल। प्रेगनेंसी में रिलेटेड शुगर हुआ था, हमने उसको डायबिटिक मलाइटस बोला। यहाँ पे प्रेगनेंसी के साथ साथ इन्होंने बीपी दे दिया तो हमने यहाँ पे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोला, क्योंकि ये पहले से फीमेल को देखने को नहीं मिल रहा था, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आया है, तो इसलिए हम इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज अ जेस्टेशनल वर्ड। सो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। चलिए, 1 घंटे के लिए आप लोग टाइम निकाल के अपना वीकली टेस्ट नहीं दे सकते। इतना पढ़ने का क्या मतलब है? अच्छे से पढ़िए, वीकली टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, उससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, प्रेगनेंसी इंक्लूड्स हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू मदर आफ्टर। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जैसे हमने देखा था कि डायबिटीज़ हमें 24 वीक्स तक देखना ही था, वैसे ही इसमें हमें कब देखने को मिलेगा? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन डेवलप कब देखने को मिल रहा है मदर को? 18th वीक, 22 वीक, 20th वीक या फिर 16 वीक, कब देखने को मिल रहा है? इसमें पता होगा तभी आंसर कर सकते हो 20। जहाँ पे भी प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट हो रहा है और अगर 20 आपके ऑप्शन में है तो प्रोबेबिलिटीज के साथ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आ गए मैम आपने बोला था, ऐसा नहीं करना है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, प्री एक्लैम्पशिया इज मोर कॉमन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन विथ। प्री एक्लैम्पशिया की बात करें, मोर कॉमन 22 वीक्स इन प्रेगनेंसी वुमेन विथ नॉर्मोटेंसिव, नॉन प्रोटीन्यूरिक, हेरिडिटी फॉर्म मोल, बोथ ए एंड बी। प्री एक्लैम्पशिया की कंडीशन हमें सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा हमें किस कंडीशन में देखने को मिलती है? बोथ ए एंड बी, मतलब नॉन प्रोटीन यूरिया और नॉर्मोटेंसिव की कंडीशन में हमें मोस्ट कॉमनली प्री एक्लैम्पशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंजर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ वुमन विद द प्री एक्लैम्पशिया एंड्स। द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन अ वुमन, कन्वर्जन आ रहे हैं विद द प्री एक्लैम्प्टिक एंड्स आफ्टर लेबर begins after delivery occur 24 hours of postpartum, 48 hours of postpartum। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कब से कन्वर्जन आ रहे हैं, उसको डेंजर कहाँ है? 48 आवर्स के बाद अगर कन्वर्जन्स आने लगे हैं, इट विल साइन ऑफ डेंजर। नेक्स्ट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद edema and protein urea और both during pregnancy called, क्या बोला जाएगा उसको? क्या बोला जाएगा? प्री एक्लैम्पशिया, हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन? क्या बोला जाएगा उस कंडीशन को जिसमें हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा? डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एडिमा के साथ
प्री एक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन, क्या बोला जाएगा? दैट इज प्री एक्लैम्सिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? प्री एक्लैम्सिया। प्रोटीन यूरिया, एडिमा, ये सब देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन है ना। नेक्स्ट, द अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लैम्सिया इज, प्री एक्लैम्सिया का सबसे अर्ली साइन क्या है? हेडेक, पॉलीयूरिया, सीजर्स, प्रोटीन यूरिया। अर्ली साइन जो हमें भी पता नहीं चलता। अगर प्रोटीन यूरिया है आपको पता चलेगा क्या? प्रोटीन यूरिया की कंडीशन है, हम फ्रिक्वेंटली ऑलमोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे जैसे यूट्रस का जो वेट है वो बढ़ता जाता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए फीमेल को जाना होता है, तो उसके टाइम पे वो प्रोटीन यूरिया, यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी वेस्ट हो रहा है, तो ये अर्ली साइन होता है किसका? प्री एक्लैम्सिया का। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। चलो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लैम्सिया, क्या हमें प्री एक्लैम्सिया देखने को मिलता है? प्रोटीन यूरिया, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, फेशियल हेयर्स। क्या देखने को मिलेगा आपको? बेसिकली विच वन ऑफ फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लैम्सिया। सो प्री एक्लैम्सिया है तो हम प्रोटीन यूरिया के साथ चले जाते हैं, ठीक है ना, आपकी ना मेरी। तो हम प्रोटीन यूरिया के साथ नहीं जा रहे हैं, एग्जैक्टली प्रोटीन यूरिया का अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा है अर्ली साइन क्या है? प्रोटीन यूरिया, मोस्ट कॉमन। ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया एक्सेप्ट, इनमें से सभी क्या है? प्रोटीन यूरिया के, इन सब में से प्री एक्लैम्सिया है के साइन है किसी एक को छोड़कर। अब आप किसको छोड़ेंगे देख लीजिए, है ना, किसको गुस्सा करने वाले हैं आप? वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया। तो अगर मैं हाइपरटेंशन है था, बीपी बढ़ रहा था, तो अभी मुझे एडिमेटेड भी दिखा था ना, एंकल की तरफ हमें पिटिंग एडिमा शो होती है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसमें ऐसा गड्ढा, जैसे अभी मेरी स्किन प्रॉपर होगी वैसे यूजुअली हमारी मतलब लोअर लिम्ब में हमें क्या दिखती है? पिटिंग एडिमा प्रेजेंट होती है, जहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो एकदम गड्ढा जैसा देखने को मिलता है और वापस से वो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर प्री एक्लैम्सिया है, हाइपरटेंशन तो है ही ना, मतलब बीपी बढ़ा हुआ है ना, बीपी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा था, 140 110 mmHg हमें देखने को मिल रहा था, एडिमा भी देखने को मिल रही थी। प्रोटीन यूरिया को तो मैंने सबसे पहले ही रख दिया भाई, तो मुझे वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलती। वॉमिटिंग जस्ट अ मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें हार्मोन चेंजेस को वो बेसिकली दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is assessing a client with pregnancy included hypertension. The nurse expects the client's blood pressure is, उसको क्या है? प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हो, क्या एक्सपेक्ट करेगी? 150 to 110 mm of Hg while standing and sitting पोजिशन में है, elevated and accompanied by the headache above the baseline and fluctuating at each reading 30 to 50 mm of Hg over the baseline on 2 occasions 6 hours 6 hour पार्ट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा बीपी अराइज तो है, हाइपरटेंशन है, लेकिन 6 to 50 mmHg ओवर द बेसलाइन, जो बेसलाइन से
30 to 50 mm of Hg है on 2 occasions 6 hours पार। उसमें हमें उतना रीडिंग का 30 to 15 mm of Hg रीडिंग का वेरिएशन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मदर्स ब्लड प्रेशर climbs on 170 to 100 mm of Hg. Which of the following symptoms would suggest to the nurse that the patient may be about to convulse? इसमें क्या पूछ रहे हैं? द मदर्स ब्लड प्रेशर पूछा है 170 to 100 mm of Hg। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड सजेस्ट टू द नर्स दैट द पेशेंट में बी अबाउट टू कन्वल्स? इंक्रीज फीटल मूवमेंट्स, डिक्रीज टेम्परेचर, एपिगैस्ट्रिक पेन, यूरिन आउटपुट ऑफ 40 ml पर आवर। क्या देखने को मिलेगा आपको? द मदर ब्लड प्रेशर कितना दिख रहा है? 170 to 100 mm ऑफ Hg की बात हो रही है। तो आपको क्या सबसे ज़्यादा फोकस करने की यहाँ ज़रूरत है? तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा which of these is an alarming sign of preeclampsia? इनमें से कौन सा साइन है अलार्मिंग साइन, अलार्म की तरह काम करता है? प्रोटीन यूरिया ऑफ +2, एडिमा ग्रेड ऑफ +2, ब्लड प्रेशर ऑफ 150/90 और डीप टेंडन रिफ्लेक्स 4+। आपको इसमें से सबसे अलग सा कौन सा दिख रहा है? चलिए बताइए। आज मैं आपको तुक्का लगाना सिखाती हूँ। तुक्का लगाना नहीं है बेटा एग्जाम में, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो सही। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या दिख रहा है? सबके पहले मैंने प्लस लगा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता आपका, है ना? तो क्या है? 4+, जहाँ पे आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स 4+ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रेजेंटिंग टू द OPD at 35 week of gestation with severe facial and pedal edema. Her blood pressure is 160/110 mm of Hg। जहाँ पे इन्होंने क्या बताया? जहाँ पे इनका BP कितना है? 160/110 mm of Hg है। प्रोटीन यूरिया इज 3+ है एंड सीरम क्रेटिनिन इनका कितना है? 1.8 mg/dl है। शी इज कंप्लेन, वो कंप्लेन कर रही हैं हेडेक की, उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है और एपिगैस्ट्रिक पेन भी प्रेजेंट है। In which of the following categories would you classify her status? इतनी प्रॉब्लम होने के बाद आप इनको किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? क्या है वो कैटेगरी? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, माइल्ड प्री-एक्लैम्प्सिया, माइल्ड प्री-एक्लैम्प्टिक है मदर, या फिर सीवियर प्री-एक्लैम्प्सिया, या फिर एक्लैम्प्सिया, जहाँ पे आपको 35 वीक्स की जेस्टेशनल एज है, BP 160 to 110 है, प्रोटीन यूरिया 3+ है, क्रेटिनिन उसका बढ़ा हुआ है, तो आप इतने सारे ब्रेथलेसनेस हो रहा है, हेडेक की वो कंप्लेन कर रही है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन किस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करेंगे? कि इसको क्या है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, उसको हम सीवियर प्री-एक्लैम्प्सिया में करेंगे। आपको याद होगा
कि मैंने जब एक्लैम्शिया बोला, प्री एक्लैम्शिया बोला था, एक्लैम्शिया जहाँ पर भी आए वहाँ पर याद रखना कि सीजर्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बीपी 140/110 mm ऑफ Hg बता के चल रही थी जब प्री एक्लैम्शिया की कंडीशन में वो गई थी, लेकिन यहाँ पे उसका बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो और यहाँ पे उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया क्राटिनिन सब बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे सीवियर प्रोटीन प्री एक्लैम्प्टिक रहेगी मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारू इज हॉस्पिटलाइज, चारू है जो हॉस्पिटलाइज हुई हैं फॉर द एक्सक्यूज मी ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर प्री एक्लैम्शिया है उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन यूजुअल फाइंडिंग फॉर दिस कंडीशन। इसके लिए आपको यूजुअल फाइंडिंग क्या निकालनी होगी। यूजुअल फाइंडिंग से रिलेटेड पहले अभी हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। जनरलाइज्ड एडिमा है उनको, प्रोटीन यूरिया 4+ है, बीपी 160/110 है, कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस तो है नहीं क्योंकि अभी तो हम सीवियर प्री एक्लैम्शिया की बात कर रहे हैं, एक तो ऑप्शन हमारे पास हट ही गया, बचे 3। तो जनरल एडिमा तो हमें देखने को मिल ही रही है ना, लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा है, अनयूजुअल फाइंडिंग्स आपको क्या देखने को मिलेगी। तो अनयूजुअल फाइंडिंग्स मिलेगी यहाँ पे, जैसे मैंने कन्वर्जन को हटाया जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट आपको पता है जब एक्लैम्शिया की कंडीशन थी वहां पे कन्वर्जन प्रेजेंट थे, लेकिन सीवियर एक्लैम्शिया है, सीवियर एक्लैम्शिया ही प्री एक्लैम्शिया ही रिस्पॉन्सिबल है एक्लैम्शिया में भेजने के लिए, जहाँ पे बीपी भी है प्लस आपका प्रोटीन यूरिया भी है प्लस आपको सीजर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, कन्वर्जेंस भी आने लगे हैं। तो ये तो प्रोटीन यूरिया में हमें देखने को मिल ही रहा था ना, सीवियर प्रोटीन यूरिया में इतना हो गया, तो हमें क्या एक नहीं दिख रहा, अनयूजुअल फाइंडिंग जहाँ पे कन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए लेकिन कन्वर्जन प्रेजेंट है। सो सही आंसर क्या है, कन्वर्जेंस। नेक्स्ट, एंड एंटीनेटल मदर एडमिटेड टू द लेबर रूम, एंटीनेटल मदर है एडमिट हुई है लेबर रूम में विद द ब्लड प्रेशर 150/90 mm ऑफ Hg है, प्रोटीन यूरिया 3+ है एंड एडिमा है, हैंड एंड फेस डायग्नोज विद द सीवियर प्री एक्लैम्शिया। Which among the following clinical findings support this diagnosis? Clinical findings कैसे सपोर्ट करेंगी इस डायग्नोसिस के लिए, हम ये बताना चाह रहे हैं। जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। जब भी बीपी बढ़ता है तो क्या होता है, बीपी की जब बीपी बढ़ने जैसा होता है तो हमें चक्कर जैसे आने लगते हैं, है ना, चक्कर आने लगते हैं, और उन चक्कर को आप क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है ना। तो जब इस बीपी शूटअप होगा आपको घबराहट स्टार्ट होगी और डबल विजन जैसा दिखने लगेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्री एक्लैम्शिया इज इंडिकेटेड बाय अ सीरम यूरिन एसिड लेवल ऑफ मोर देन, सीरम यूरिक एसिड का लेवल आपको कितना बढ़ा हुआ दिखेगा, 2 mg/dl, 3.5 mg/dl, 4.5 mg/dl और 6 mg/dl। सीरम बिलिरुबिन एसिडिक लेवल मोर देन कितना देखने को मिलेगा आपको, प्री एक्लैम्शिया की कंडीशन है, सीरम यूरिक एसिड आपसे पूछा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना बढ़ा हुआ दिखेगा, 4.5 mg/dl। अब 4.5 mg/dl अगर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है देन प्रेजेंस ऑफ प्री एक्लैम्शिया की प्रोबेबिलिटीज क्या, कंफर्मेशन, इट इज सफरिंग फ्रॉम
pre-eclampsia. Next, at what stage fetus is viable at international label? 16 weeks. इंटरनेशनली हम कब बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा वाइबल है, जिंदा था? कब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? 16 वीक्स, 18 वीक्स, 20 वीक्स, 28 वीक्स. कब बोल सकते हैं आप कि बच्चा जिंदा था, वाइबिलिटी थी? कब बोला जा सकता है? किस कंडीशन में बोला जा सकता है? तो कब बोला जा सकता है? 20 वीक्स में. 20 वीक्स के बच्चे को अगर वो बॉर्न होता है तो हम उसका सर्वाइवल रेट भी बढ़ा सकते हैं. वो बाद में आके मतलब जिंदा रहे ना रहे, लेकिन वो बिल्कुल उसके पूरे ऑर्गन्स बन सकते हैं. लेकिन उसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? ऑर्गन्स का मैचुरेशन होता है, मैच्योर होते हैं सारे ऑर्गन्स. लेकिन अभी बच्चा, आप उसको वाइबल कब बोल सकते हो? आफ्टर 20 वीक्स. 20 वीक्स से रिलेटेड आज हमने 3 क्वेश्चन बैक टू बैक डिस्कस किए हैं. कंडीशन सिनेरियो इज डिफरेंट बट आंसर इज अ सेम, इज अ 20 वीक. यस. नेक्स्ट, अबॉर्शन अकर्स अप टू जेस्टेशन ऑफ. अबॉर्शन हम कब बोलेंगे गेस्टेशनल पीरियड में कि अबॉर्शन अकर हो गया है? 32 वीक्स पे, 24 वीक्स पे, 36 वीक्स पे और 40 वीक्स पे. तो अबॉर्शन की कंडीशन हमें कब देखने को मिलेगी? अबॉर्शन सबसे इधर ये सब अबॉर्शन में आएंगे? नहीं. तो हमारा अबॉर्शन में क्या आएगा? 24 वीक्स हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 32 प्रीटर्म है, 36 ऑल्सो कॉल्ड प्रीटर्म और हियर इज अ टर्म. सो ये हमारा किस में आएगा? अबॉर्शन. और अगर इससे कम यहाँ पे 20 भी होता तो ये भी हम अबॉर्शन में ही काउंट करते. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट इज अ वाइबल इज कॉल्ड. एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट वाइबल नहीं है, तो वो किस में आएगा? सर्जिकल अबॉर्शन में. सर्जिकली तो हम हटा ही नहीं रहे. एम्ब्रियो और फीटस अबॉर्शन में, मिसकैरेज में और मेडिकल अबॉर्शन में. मेडिकल अबॉर्शन जस्ट वी विल टेक any type of hormonal pills and miscarriage is there, that is called medical abortion. Miscarriage, sudden of bleeding, that is called abortion. अगर फीटस तक पहुंचा ही नहीं, सर्जिकली उसमें कोई बाइबल मतलब कोई भी अभी बाइबिलिटी पीरियड उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो किस में आएगा? इट विल इंक्लूड इन द अबॉर्शन केस, है ना. ये अबॉर्शन के अंदर आएगा. अगर वहाँ पे वाइबिलिटी पीरियड अगर वहाँ पे होता तो हम सर्जिकल अबॉर्शन में रखते कि उसमें कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी थी या इस तरीके के कुछ मेडिकल कंडीशन अराइज हो गई थी कि हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते. इससे में भी फीमेल को, मदर को भी प्रॉब्लम होती, एज वेल एज आगे जाके बच्चे का लाइफ का कोई सर्वाइवल नहीं था. तो हमें वहाँ पे प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा. और बहुत सारे लोग घर पे ये मेडिकल अबॉर्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये बहुत हार्मफुल है. आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेस हैव रीच्ड अ state where continuation of the pregnancy is impossible. उन्होंने क्या पूछा है आपसे? टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेस हैव. टाइप ऑफ अबॉर्शन, उसमें क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? रीच्ड अ
state where continuation of pregnancy is impossible, जिसमें हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। थ्रेटन अबॉर्शन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। ये सिर्फ आपको डरा रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू। इसमें थ्रेटन अबॉर्शन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्या कर रहा है, डरा रहा है, थ्रेटन दे रहा है, धमकी दी है कि अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो मैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू आप आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ब्लीडिंग एपिसोड हुआ है, जस्ट आपको प्रिकॉशन लेना है, आगे आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं इनवाइटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, सेप्टिक है उसको कैसे ही कंटिन्यू करना है। चेंजेस हैव रीच्ड द स्टेट व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज थ्रेटन अबॉर्शन, जहाँ पे मिस्ड अबॉर्शन है, मिस्ड पास एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, अब पूरा उसको डीएनसी के थ्रू क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो मदर को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जिसे हम आराम से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं क्या, थ्रेटन अबॉर्शन, जिसने सिर्फ मुझे धमकी तो दिया और कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड भी था यहाँ पे जो आपने रिमाइंड नहीं कराया कि इम्पॉसिबल। थ्रेटन में तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, दैट इज इनवाइटेबल, जहाँ पे कोई लाइफ ही नहीं बची है, एक्सेस ब्लीड हो गई है, जहाँ पे बच्चे की डेथ कंप्लीटली हो चुकी है, दैट इज इनवाइटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट टू हैवी विजाइनल ब्लीडिंग। मॉडरेट टू हैवी मतलब कम से ज़्यादा की तरफ ब्लीडिंग हो रही है इन अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली है प्रेगनेंसी की स्टेज, एसोसिएटेड विद ओपन सर्वाइकल ओस, और हमने चेक किया तो हमें ये पता चला कि सर्वाइकल ओस भी ओपन हो चुकी है, इज रेफर्ड एज, किसे रेफर करेगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मॉडरेट टू हैवी ब्लीडिंग है पेशेंट को, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मॉडरेट टू हैवी ब्लीडिंग यहाँ प्रेजेंट है, उसको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो सर्वाइकल ओस है वो भी ओपन है, ये किसको रेफर करेगा, तो किसको रेफर करेगा, ये इनवाइटेबल अबॉर्शन है, जहां पे इंटरनल ओस हो गई, जहां पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के चांस सारे खत्म हो गए, वहां पे हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन ही होगा, जहां पे ब्लीडिंग भी मॉडरेट टू सीवियर गई, मतलब मॉडरेट टू हैवी ब्लीडिंग प्रेजेंट थी, साथ में ओस भी ओपन हो गई, मतलब अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के सारे चांस खत्म हो गए, प्रेगनेंसी को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वो कौन सा होगा, इनवाइटेबल अबॉर्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लिनिकल वेयर प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस टू स्टार्ट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जहां रिकवरी इम्पॉसिबल दिख रही है, थ्रेटन अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन। क्या मुझे इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में? क्या हमने इससे पहले जितने भी ऑप्शन में विद एक्सप्लेनेशन देखा है वो कम था जो आपको इसमें चाहिए? आपने अगर क्वेश्चन का पैटर्न अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो एक चेन फॉर्म में हमारे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड रहते हैं, लेकिन
ड्यू टू स्ट्रेस उस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। एक्सक्यूज, हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि ये इंटरलिंक्ड तो थे, लेकिन हमें समझ में कैसे नहीं आया, आपने इतनी बड़ी चीज को कैसे स्किप कर दिया। देखिए अभी इसमें तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, रिकवरी आप दे ही नहीं पा रहे, रिकवरी का कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज थ्रेडन अबॉर्शन। नॉट प्रोग्रेस्ड पूछा है ना, तो थ्रेडन ही होगा, इनवाइटेबल कैसे होगा, नॉट प्रोग्रेस टू द स्टार्ट फ्रॉम द विच रिकवरी, दैट इज थ्रेडन अबॉर्शन। नेक्स्ट, a 27 years old woman is admitted on the hospital with spotting, 27 years की वुमेन है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, पर वेजाइना बट नो पेन, उनको कोई पेन नहीं है। हियर हिस्ट्री रिवील्स 3 months एमनोरिया एंड कंफर्म्ड प्रेगनेंसी। उनको हर उसकी हिस्ट्री हमने जब लिया तो हमें पता चला कि 3 मंथ से उनको एमनोरिया था और पेन था, मतलब कंफर्म्ड प्रेगनेंसी टेस्ट, लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट उन्होंने किया तो वो उनको कंफर्म थी। आफ्टर हर फर्स्ट मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड शी इज सस्पेक्टेड टू बी अ केस ऑफ अबॉर्शन। लेकिन जब उनका फर्स्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हुआ, लेकिन उनका जो केस था वो सस्पेक्टेड था अबॉर्शन की तरफ। विच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज सस्पेक्टेड मोस्ट लकली, इनमें से उनको कौन सा अबॉर्शन होने के चांसेस थे, कौन सा जहाँ एमनोरिया प्रेजेंट था, कौन सा अबॉर्शन होने की प्रोबेबिलिटीज उनको देखने को मिली। मिस्ड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेडन अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसमें से हमें वो मोस्ट लकली ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, थ्रेडन अबॉर्शन देखने को था, जहाँ प्रेगनेंसी कंटिन्यू थी, अबॉर्शन हुआ नहीं था, सस्पेक्टेड अबॉर्शन था, अबॉर्शन अभी हुआ नहीं है, एमनोरिया प्रेजेंट था, तो थ्रेडन अबॉर्शन होने के चांसेस देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग दिखी, विच नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं थे, और पेन, नो डिलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट, और नो डायलेटेशन भी नहीं देखा फॉर सर्विक्स, क्या इंडिकेट करेगा, मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेडन अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन या कंप्लीट अबॉर्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, दैट इज अ थ्रेटन अबॉर्शन। नेक्स्ट है विजाइनल ब्लीडिंग अकर बिफोर vaginal bleeding occur before 28 weeks of gestation indicates, अगर इंडिकेट है तो क्या देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनएबिटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर थ्रेटन अबॉर्शन। वेजाइनल ब्लीडिंग अकर बिफोर 28 वीक्स वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट है, तो उस अबॉर्शन को हम क्या बोलेंगे, थ्रेटन अबॉर्शन बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां 28 वीक के बाद ब्लीडिंग दिख रही है वो आपका किस में आएगा, थ्रेटन अबॉर्शन में देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीकली टेस्ट का, इन ओबीजी इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज द fetus dead and retained inside the uterus from the variable period, inevitable abortion, missed abortion, complete abortion and थ्रेटन अबॉर्शन। आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां फीटस आपका डेड है, रिटेन इनसाइड ऑफ द यूट्रस, जब आपने देखा तो फीटस बिल्कुल आपको कैसा मिला, डेड मिला, तो वहां पे क्या होगा, हमारा मिस्ड अबॉर्शन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे फीटस में कोई वायबिलिटी फैक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है, वहां पे आपका
मिस्ड अबॉर्शन देखने को मिलेगा। ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर योर OBG सब्जेक्ट। और भी अगर किसी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे बता सकते हैं। और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जाके YouTube चैनल को विजिट करिए। वहाँ पे नॉर्सेट ही नहीं, आपको और सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हमारी रेलवीर सीरीज मैराथन सीरीज चल रही है, जो रोज रात लाइव एक्सपर्ट टीचर के द्वारा शाम 9 बजे से रात को 12 बजे तक चल रही है मैराथन सीरीज। सो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए GDC नर्सिंग से। थैंक यू एवरीवन।